गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय पाठ 1। मुझे आशा है कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो मेरा पूरा देखा होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लास्ट वीडियो में मुझे काफ़ी आप लोगों की सहानुभूति मिली है, आप लोगों ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया है, मेरा बहुत अच्छा वीडियो चला है। ठीक है, और मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि ये वीडियो और मेरे भेजे हुए सारे वीडियो आप पूरा देखेंगे और लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे की चर्चा करने वाले हैं। आकृति और आलेख बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। आप बोर्ड पर देखिए। आकृति एवं आलेख बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। देखिए, आपका आज का प्रश्न है आकृति एवं आलेख बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आकृति कैसे बनती है, उसमें से कुछ पॉइंट आज हम यहाँ पर फिर से दोबारा चर्चा करेंगे। तो आपको मैं एक छोटा सा सूत्र देता हूँ, क्योंकि ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न के अंदर कम से कम 6 पॉइंट हैं। कितने पॉइंट हैं? 6। कैसे? हम एक सूत्र के द्वारा उसकी चर्चा करेंगे। अनिशा दोष। देखिए, यहाँ पर पहले उसे हम लिख लेते हैं। क्या हो गया? अनिशा दोष। आप खाली अनिशा दोष याद करो, आपके 6 के 6 पॉइंट आपको क्या हो जाएगा दोस्तों? याद हो जाएगा। कैसे? अब मैं उसे क्रम में लेकर आता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे? आ से क्या होगा? आकृति और आलेख की पसंदगी। देखिए, आकृति एवं आलेख की पसंदगी पहला हो गया। दूसरा, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? आधा सा। दूसरा पॉइंट है स्पष्टता। तीसरा क्या दिया है? नी। ठीक है, मतलब निश्चित स्केल माप। निश्चित स्केल माप। दोस्तों, राइटिंग के साथ थोड़ा आपको समझौता करना पड़ेगा। मैं गांधी बापू तो नहीं, लेकिन गांधी जी का भी जो राइटिंग था वो ऐसे ही था, मुझसे भी थोड़ी अच्छी थी, इसलिए आपको क्या है, इस राइटिंग के साथ थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद चौथा क्या अक्षर दिया हुआ है? सा, मतलब सांख्यिकीय जानकारी का स्रोत। देखिए, सांख्यिकीय जानकारी का स्रोत। ठीक, अब ये हो गया अनीसा। अब दोष पे क्या करना है? दो से मतलब दोनों अक्षों पर विवरण स्पष्ट होना चाहिए। 5, मतलब दोनों अक्षों पर विवरण स्पष्ट। लास्ट में क्या बचा? सा। तो सा से क्या होगा? सांख्यिकीय जानकारी की गणना करने की रीति। देखिए, छठा पॉइंट आ गया। क्या आया? कि सांख्यिकीय जानकारी की गणना करने की रीति। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस बोर्ड पर मैंने एक छोटा सा सूत्र दिया, अनिशा दोष, और उससे क्या हो गया? आपके 6 के 6 पॉइंट कंप्लीट हो गए। बोर्ड की एग्जाम में 3 नंबर में कंपलसरी पूछा ही जाता है लगभग। ठीक है, अब इसके ऊपर से हम इसकी क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। चर्चा कैसे करेंगे? फिर से हम वापस प्रश्न की तरफ जाएंगे। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि आकृति एवं आलेख बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर एक रफ आकृति की चर्चा करते हैं। आपको पहले से भी पता है, यहाँ पर OX की और यहाँ पर
OI की रचना होती है। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, आकृति एवं आलेख की पसंदगी करना है। तो कैसे करना है, आपको एक तालिका दी हुई होगी और उस तालिका के आधार पर आपको आकृति और आलेख की पसंदगी करनी है। तो उस तालिका पर से आपको नक्की करना है कि कौन सी आकृति आप बनानी चाहते हो या उस तालिका को कौन सी आकृति सूट करती है। जैसे कि विभाजित और वृत्तांश आकृति की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि उसमें एक जैसा देखने को मिलेगा, उसमें अलग अलग पसंदगी होगी, अलग अलग उसमें डिजाइन होगी, अलग अलग उसके सूत्र लगेंगे। इसलिए हमें सबसे पहले दोस्तों आकृति और आलेख की पसंदगी करनी है, तो ही हम सही तरीके पर जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है स्पष्टता। स्पष्ट कैसे होगा, हम खाली इतना बना देने से यहाँ पर स्पष्ट होता नहीं है। हम सादा स्तंभ बना रहे हैं, सामायिक श्रेणी बना रहे हैं, पास पास की आकृति बना रहे हैं कि वृत्तांश आकृति बना रहे हैं, और उस पर हम कौन सा रंग कौन सा शेड दर्शा रहे हैं, कैसे, वो आप यहाँ पर बोर्ड पर देखिए। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर स्तंभ बनाया, अब मैंने यहाँ पर 2 स्तंभ बना दिए, ठीक है। अब 2 अलग अलग स्तंभ हो गए, तो कैसे स्पष्ट होगा अगर मैं इसे पास पास में लूँ। ये मैंने पास पास का एक स्तंभ बना दिया दोस्तों, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ऐसे मैं यहाँ पर एक शेड तैयार कर दे रहा हूँ। अब जब मैं शेड तैयार कर दिया तो आपको पता चल गया कि ये दोनों स्तंभ अलग अलग हैं, दोनों का स्पष्टीकरण हो गया। तो अगर हम इसमें कलर भरना चाहते हैं तो भी भर सकते हैं। तो इसका क्या है, स्पष्टता होना बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट है आपका निश्चित स्केल माप। आपको जो तालिका दी हुई है उस अंक के आधार पर आपको निश्चित स्केल माप लेना है। उस दिन भी मैंने आपको बोला था कि जब 2 रेखाएं आपस में टकराती हैं, वो x अक्ष और वो y अक्ष है, तो इसे हम उद्गम बिंदु के नाम से जानते हैं। अब फिर से मैं पुनरावर्तन करना चाहूँगा कि उद्गम बिंदु से प्रथम स्तंभ के बीच की दूरी का अंतर सभी स्तंभों में क्या होगा, समान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर स्तंभ के अंतर बना रहे हैं तो वहाँ पे जो दूरी है ये समान होगी, तो स्तंभ हमारा अच्छा और व्यवस्थित लगेगा। इसके लिए यहाँ निश्चित स्केल माप होगा, तो ये चीज़ देखने को मिलेगी। दूसरी बात, यहाँ पर जो निश्चित स्केल माप है वो y अक्ष पर, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, यहाँ पर हमें लिखना है OY अक्ष पर प्रमाण माप। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, यहाँ पर हमने जो भी माप लिया है वो यहाँ पर दर्शाया जाएगा, तब जाके आपका निश्चित स्केल माप पूरा होता है। अब दोस्तों यहाँ पर आया चौथा, सांख्यिकी जानकारी की स्रोत, ठीक है। जो सांख्यिकी है मैंने आपको पहले बताया था क्या है कि सांख्यिकीय संस्कृत शब्द है और हम अंकों की बात कर रहे हैं। हमें तालिका अंकों में दिया हुआ है, आंकड़े में दिया हुआ है, आंकड़े की जानकारी हमें यहाँ पर दर्शानी है, ठीक है। यहाँ पर हमें अंकों में जानकारी दर्शानी होती है। तो इस तरह से दोस्तों अगर सांख्यिकी जानकारी प्रस्तुति के लिए क्या कहा है कि उसको स्रोत में कैसे दर्शाना है, उसको तालिका में कैसे दर्शाना है, अंकों से क्या होता है, विश्वास उत्पन्न होता है। अगर हमारे पास सचोट जानकारी नहीं है, सचोट आंकड़े नहीं है, तो उन अंकों के द्वारा हम विश्वसनीयता हासिल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर 1901 में भारत की जनसंख्या कितने करोड़ थी, पता है आपको? आपके पीढ़ी के पहले और बाद में भी 1901 में भारत की जनसंख्या 23.83 करोड़ थी। तब लोगों ने पढ़ा था, आज हम पढ़ रहे हैं, कल भी भविष्य में जो पीढ़ी है वो पढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये अंकों में दिया हुआ है, आंकड़े में दिया हुआ है, इसलिए हम उस पर विश्वास करते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, दोनों अक्षों पर विवरण स्पष्ट। मैंने आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हम थोड़ा पुनरावर्तन की तरह इसको सीखेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि समय स्थान क्षेत्र दर्शाया जाता है। तालिका में जो कुछ भी दिया हुआ है उसमें वर्ष दिया है, मास दिया है या जनसंख्या दी हुई कुछ भी, तो OX अक्ष पर दर्शाया जाएगा। और दूसरा यहाँ पर क्या है, जन्म दर, मृत्यु दर, गरीबी, अमीरी, बेकारी, साक्षरता, किसी भी वस्तु का उत्पादन
किलोग्राम, लाख, टन, क्विंटल में अथवा प्रतिशत में जो भी संख्या दी हुई हो वह इस पर दर्शाया जाता है। तो जब हमने क्या किया, दोनों अक्षों पर विवरण स्पष्ट कर दिया, तो ये पता चलता है कि यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है आपका दोस्तों, सांख्यिकी जानकारी की गणना करने की रीति। गणना करने की रीति अलग अलग, सांख्यिकी जानकारी स्वयं स्पष्ट ना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग पद्धति से उसकी गणना करनी पड़ती है। अब अगर मान लो कि यहाँ पर हम सीधा एक स्तंभ बनाएं और उसमें विभाजित आकृति बनाई जाए, तो विभाजित आकृति का क्या होगा, कुल योग यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब उसमें कितने खंड किए गए हैं, ग्रामीण शहरी क्षेत्र है, या उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर अगर आपको बता दूँ कि भारत में 1991 में क्या है कि कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में रोजगार पाने वाले लोगों का प्रमाण यहाँ पर 50, यहाँ पर 22, यहाँ पर 28, तो देखिए यहाँ पर हो गया कितना, 100। कितना हो गया, 100। यहाँ पर हमें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100 हो गया। यहाँ पर हम 100 लिख देंगे। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर कृषि क्षेत्र कितना है, अगर हम नीचे से कृषि क्षेत्र लेते हैं तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100 हो जाएगा। तो 50 दिया है, ये हो गया आपका कृषि क्षेत्र। दूसरा कितना है, 22, तो देखिए 10, 20 और ये हो गया 22, ये क्या हो गया, उद्योग क्षेत्र हो गया। और बाकी जो 28 बचा वो हो गया सेवा क्षेत्र। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसका विभाजन कर दिया। क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। विभाजन कर देना मतलब कि गणना की हमारी अलग पद्धति थी। अगर यहीं पर मैं आपको वृत्तांश आकृति बताऊं तो वृत्तांश आकृति किस तरह से, एक वृत्त बन जाएगा। अब इसके तो 4 खंड हो जाएंगे, यहाँ पे 0, यहीं पर 360, यहाँ पर 90, यहाँ पर 180 और यहाँ पर 270। तो जो अंक अभी मैंने आपको दिया था उसी के आधार पर, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे 50, 22 और 28 दिया हो, तो इसको हम वृत्तांश में कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। आप देख सकते हैं कि 50 गुणे में 360 बटे में 100, एक 0 से एक 0 कट गया, एक 0 से एक 0 कट गया, तो कितना बचा, 180 डिग्री। ठीक, लेकिन हमारे पास कितना है, 50 दिया हुआ। अब 180 को हमें क्या करना है, ये पूरा आ गया। ठीक, तो मैं ये आकृति नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि सांख्यिकी जानकारी की गणना करने की रीति कैसी है। तो अलग अलग पद्धति के द्वारा, अलग अलग रीति के द्वारा गणना की जाती है। और मुझे आशा है कि ये पॉइंट जो है, कौन सा पॉइंट है, आकृति एवं आलेख बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बातें 6 पॉइंट। 6 पॉइंट का सूत्र मैंने आपको क्या दिया, अनिशा दोष। अनिशा दोष से क्या आया आपके सामने देख सकते हैं, आ से आकृति एवं आलेख की पसंदगी। आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, खाली इतना ही याद करना है। दूसरा, सा से स्पष्टता, नि से निश्चित स्केल माप, सा से सांख्यिकी जानकारी का स्रोत, 2 से दोनों अक्षों पर विवरण स्पष्ट, फिर सा से सांख्यिकी जानकारी की गणना करने की रीति। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। धन्यवाद।